अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। सबसे पहले बात करेंगे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और शरीक चेयरमैन के बयानात की, जिनमें कुछ तजाद नज़र आ रहा है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग। एक तरफ अब से कुछ देर पहले, बल्कि कुछ दिनों से ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर हैं और वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं, उन्होंने आज एक बार फिर इलेक्शंस के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया और ये दोहराया कि अगर इलेक्शन से पहले ही नताइज तय करने हैं तो फिर इलेक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ये ज़मानत दें कि इलेक्शंस पर कोई उंगली ना उठाएं। अगर ऐसे इलेक्शंस हुए 8 फरवरी को तो फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं, कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। और ये जो बात है, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब काफ़ी अरसे से कर रहे हैं और जब से वो दौरों पर निकले हैं, वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं, इन बयानात में सख्ती और तेज़ी आ रही है। लेकिन हैरान कुन तौर पर पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन है आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब के वालिद, वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात करते हैं। उन्होंने कल बात करते हुए ये कहा, या उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये एतमाद है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाएगा। न सिर्फ ये, बल्कि मुल्क का माहौल इंतखाबात के लिए साजगार है। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने दी है, और जो उनके मुखालिफिन हैं, सियासी मुखालिफिन, वो तो इसको इस तरह से भी ले रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये एतमाद ज़ाहिर कर दिया है कि इलेक्शंस के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो बहुत शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। ये जो दो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी की एक्चुअली पॉलिसी है क्या? किसको तर्जुमानी समझा जाए पार्टी पॉलिसी की? अपने तजियाकारों से ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है। बुनियादी सवाल कुछ यूँ कि किसका बयान पार्टी पॉलिसी की तर्जुमानी करता है, आसिफ अली ज़रदारी साहब या फिर बिलावल भुट्टो साहब? और डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, सुहेल वड़ायत साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, सबसे पहले आप हमें समझाइएगा, सर ये तजाद की वजह है क्या? यहाँ ये गेम है क्या? पार्टी पॉलिसी किसको समझे हम? देखिए, दोनों ही बयानात पार्टी पॉलिसी हैं और दोनों ही बड़े सोचे समझे हैं। ये गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं। जैसे पहले नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब खेला करते थे। नवाज शरीफ साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयान देते थे और शहबाज शरीफ प्रो एस्टेब्लिशमेंट बयान देते थे। लेकिन जब इक़्तिदार करीब आता था तो दोनों एक हो जाते थे। जब कोई इख्तलाफ एस्टेब्लिशमेंट से होता था तब भी एक हो जाते थे। इसी तरह जरदारी साहब और बिलावल साहब भी गेम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको पॉलिटिक्स करने का हक है। तो वो जो है, जरदारी साहब चूंकि डीलर व्हीलर हैं, उन्होंने ही मुज़ाकरात करने होते हैं, उन्होंने ही बातें तय करनी होती है। तो इसलिए वो ऐसे मुसालिहाना बयान दे रहे हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद ना हो। बिलावल साहब ने वोट लेने हैं, उन्होंने फील्ड में जाना है, उन्होंने तकरीरें करनी है, तो इसलिए वो एक एग्रेसिव टोन लेके जा रहे हैं। लेकिन दोनों का मकसद तो यही है कि पीपल्स पार्टी को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिले। जरदारी साहब सुलह से लेना चाह रहे हैं, बिलावल साहब जो है वो लड़ाई से लेना चाह रहे हैं, लेकिन मकसद एक ही है कि पीपल्स पार्टी को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिले। लेकिन सर, इससे कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा, या फिर अगर आगे जाके शकूक व शुबहात भी जाहिर करने हुए या आदम एतमाद होगा तो उसके ऊपर ये कहा भी जा सकता है कि जी जरदारी साहब को तो उस वक्त पूरा एतमाद था, तो इससे केस खराब नहीं हो रहा उनका, या फायदा होगा? नहीं, कुछ नहीं होता। यहाँ पाकिस्तान में हमने देखा है कि अल्टीमेटली दोनों, जिस दिन कोई बड़ा फैसला होगा, दोनों बैठ जाएंगे। जो पीपल्स पार्टी के मफाद में होगा, जो जरदारी साहब और बिलावल के मफाद में होगा, वो फैसला कर लेंगे। जैसे PMLN ने जो है वो पहले वोट को इज्जत दी की बात की, और जब दूसरी तरफ जनरल बाजवा को वोट भी दे दिया था। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। यही तरीका है पॉलिटिक्स का। ये जो तरीके इंसाफ का तरीका है ना, वन वे, ये फिर कामयाब नहीं रहता। ये फिर इट लीड्स टू जेल। तो बेहतरीन तरीका यही है कि दोनों रास्ते खुले रखो और उधर से मुज़ाकरात करो, उधर से तसादम की पॉलिसी रखो, जिसके मुताबिक दरमियान में सेटिंग हो जाए, उस सेटिंग पे चल पड़ो। भट्टी साहब, ये अच्छा तरीका है सियासत का? मैडम शेख और मैडम शेख, तुर्की से वापस आई मेरी मैडम शेख भट्टी साहब। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी, तुर्की से आई मेरी मैडम शेख। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी दोनों के बयानात अलग अलग, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ।
मैडम शेख वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। मैडम शेख अपने मोहतरम सोहेल वड़ाइच साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए वही पुराना खेल, गुड कॉप बैड कॉप, एक इनकलाबी एक मफामती, एक प्रेशर डालने वाला, दूसरा प्रेशर से रास्ते निकालने वाला, और वही खेल जो आज भी खेला जा रहा है हाउस ऑफ शरीफ में। मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इनकलाबी और शहबाज शरीफ साहब जो आंखों के तारा हैं वो मफामती। बस इमरान खान इसमें मार खा गए थे क्योंकि पार्टी में बेटा नहीं था, बेटी नहीं थी, बाप नहीं था, भाई नहीं था, और वो अकेले ही घोड़े पे सवार हो गए, तो पीछे गुड कॉप कोई ना रह गया। जो छोटे छोटे गुड कॉप थे वो एट द एंड ऑफ द डे बैड कॉप हो गए। तो मैडम शेख अब बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं? बिलावल भुट्टो अभी चंद दिन पहले तक जिस शहबाज शरीफ के से इतने मुतासर थे कि सिंध में शहबाज स्पीड उनको चाहिए होती थी, आज वो उनको कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ तो अपनी 15 महीने की कारकर्दगी पर मुंह छुपाए फिर रहे हैं। हालांकि शहबाज शरीफ ने गुलूगीर लहजे में और वो क्या कहते हैं हल्का सा चेहरे को संजीदा बना के कहा, बिलावल तुम मेरे छोटे भाई हो। अच्छा, फिर हालांकि ये अगर शहबाज शरीफ 15 महीने की कारकर्दगी पर मुंह छुपा रहे हैं तो बिलावल भुट्टो को आधा एक मुंह तो खुद भी छुपाना चाहिए था, और सिंध पर तो पूरा जिस्म ही छुपा लेना चाहिए था। अच्छा, जिस पीडीएम हुकूमत का वो हिस्सा थे और इनकी पार्टी सारे तरसे तरसाए इक़्तिदार के लोग, जिस पार्टी में 90 के करीब वजीर मशीर मुआवनीन थे, इसी हुकूमत पर वो तंज के तीर चला रहे हैं, और जिस मुस्लिम लीग की वो कल तक तारीफें फरमाया करते थे उसको महंगाई लीग कह रहे हैं, और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को आगे बढ़ के कह रहे हैं बाबो बस करो बाबो, घर बैठो, मस्जिदों में दुआएं मांगो। घर के बाबे कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए माहौल बड़ा साजगार है, आप जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर रहे हैं तो आज ही जल्दी से घर के बाबे की बात करते हैं। अच्छा, उसी पे आ रहा हूँ, उसी बाबू। अच्छा, वो कह रहे हैं बाबू घर बैठो, मस्जिदों में बैठो, दुआएं मांगो, हालांकि अपने बाबे को भूल गए जरदारी साहब को। चलो अच्छा, जबकि जरदारी साहब जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, खुफिया मुलाकातें फरमा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन सब कुछ को अच्छा समझ रहे हैं। अब मंजिल एक है, रस्ते अलहदा हैं। मंजिल क्या है मैडम शेख? वजारत उज़्मा। लेकिन यहाँ वो मार खा गए कि क्योंकि हर दौर के एवरग्रीन सुपर डुपर लाडले मेरे महबूब कायद बाजी जीत चुके हैं तकरीबन। दूसरा ऑप्शन सिंध अपने पास रहे, और तीसरा मरकज में इतना कुछ हो कि पंजाब मरकज में इतना कुछ हो कि इक़्तिदार के बाद पार्टी अपनी है और पंजाब केपी और बलूचिस्तान में नुमाइंदगी हो। अच्छा, अब तरीके इंसाफ 9 मई के बोझ तले दबी है, नून लीग अकेली सब कुछ मजे लुट रही है, तो वो जरा इनकलाबी और मफामती बनकर इस गंगा से हाथ धोना चाहते हैं। और आखिरी बात मैडम शेख एक मजे की बताता चलूं, अगर मुस्तकबिल में इलेक्शन के बाद इत्तेहाद करके हुकूमत में आना हुआ तो जरदारी साहब लीड करेंगे पार्टी को, और अगर अपोजिशन में बैठना हुआ मुस्लिम लीग का दाव चल गया और इतनी उनके पास सीटें हुई कि वो 2/3 या सादा अक्सरियत से हुकूमत बना ली, तो बिलावल भुट्टो फुल इनकलाबी बनकर अपोजिशन करेंगे। और इन सारों को पता है कि कल कुछ कह दो आज कुछ कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आवाम ने जो बेचारी अपने मसाइल में फंसी उसने हमारा क्या उखेड़ लेना है। तो लिहाजा ये गुड कॉप बैड कॉप है, और लिहाजा ये रस्ते दो हैं मंजिल एक है। अच्छा, सलीम साफी साहब। मैं इत्तेफाक करता हूँ सोहेल वड़ाइच साहब से भी और इरशाद भट्टी साहब से भी कि दोनों की सोच में कोई जेनुइन इख्तिलाफ नहीं है, ये आपस की तकसीम है। वो लोग भी बेवकूफ़ थे जो ये समझ रहे थे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के रास्ते जुदा हो जाएंगे या उनके रास्ते जुदा हैं, और वो लोग भी मेरे ख़्याल में अहमकों की जन्नत में रहते हैं जो ये समझते हैं कि जरदारी साहब और बिलावल साहब के रास्ते कोई अलग अलग हैं। असल में हादसा ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने अरसा हुआ कि अवामी सियासत तर्क कर दी है। पीपल्स पार्टी अपनी सियासत में 2 चीज़ों पे अब इन्हिसार करती है, एक पैसे पे और दूसरा फिर जोड़ तोड़ पे और इस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदिर क़ुव्वतों और उनके साथ साजबाज पे। और पीपल्स पार्टी आपने देखा होगा
कि सादिक संजरानी साहब बल्कि बलूचिस्तान में हुकूमत की तब्दीली में मुआवनत करने से पीपल्स पार्टी ने ये पॉलिसी अपनाई हुई थी कि वो लाडली बन जाए, और पीपल्स पार्टी को ये मुकम्मल यकीन था, जरदारी साहब को भी और बिलावल साहब को भी, कि अपनी इस 6-7 साल ताबेदारी की वजह से पीटीआई के आउट हो जाने की सूरत में वो लाडली बन जाएगी। लेकिन उसमें भी ये चूँकि वो एक तरफ प्रेशर डालते हैं और दूसरी तरफ मिन्नत तरला करते हैं, तो ये डबल गेम की जो पॉलिसी थी शायद ये उनको महंगी पड़ी और अभी तक उनकी बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने तो ज़हन ये बनाया हुआ था कि नेक्स्ट वज़ारत उज़्मा उसके उनके हिस्से में आएगी। इसलिए अभी तक वो जो सुहेल वड़ाई साहब ने जो बात शुरू में की कि एक उसको साजबाज करते हैं, मुलाकातें करते हैं, जो प्रेशर के नताइज होते हैं उसको जोली में समेटने की कोशिश करते हैं और दूसरे से प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है। तो ये कोशिशें देखते हैं इसमें वो कितनी कामयाब होते हैं और कितने वो नाकाम होते हैं। तो फिर सलीम साफ़ी साहब, वो जो पार्लियामेंट में खड़े हो के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे कि मरियम के अब्बू और मेरे अब्बू हमारे लिए गलतियाँ की, अब ऐसी सियासत करें जिससे नई नस्ल को फ़ायदा हो, वो सब क्या था? नहीं, ये तो सियासत में इस तरह की चीज़ों को कभी भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। अच्छा। और एक लिहाज से अगर अभी आप देखें तो बिलावल साहब को तो बिल्कुल ज़ेब नहीं देता कि वो शहबाज शरीफ साहब पे एतराज़ करें। नवाज़ शरीफ साहब पे कर सकते हैं, मरियम नवाज़ पे कर सकते हैं, क्योंकि वो शहबाज शरीफ की टीम के मेंबर रहे हैं। सही। वो जिस वज़ीर आज़म के काबीना का हिस्सा रहे हैं और वज़ीर आज़म इजलास को प्रिजाइड करते थे और वो उस इजलास में बतौर वज़ीर बैठे होते थे, और फिर वज़ीर आज़म और वज़ीरों के फैसले ये कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं हमारे सिस्टम में, काबीना के डिसीजन तो होते शहबाज हैं। शरीफ पे तो नहीं उनका एक मैं हैरान हूँ कि बिलावल साहब किस मुंह से उस दौर पे तनकीद कर रहे हैं जिसमें वो ख़ुद हिस्सेदार रहे हैं, और दूसरा अखलाकी लिहाज से किसी के कैबिनेट का रुकन रहने के बाद उन पे तनकीद वैसे मुनासिब नहीं होती। लेकिन सर हुआ क्या, ये अनबन जो इस्टेब्लिशमेंट से हुई है पीपल्स पार्टी की, या आज वो शिकवे कर रहे हैं, ये हुआ क्या? हुआ ये कि एक तो पीपल्स पार्टी ने दोहरी पॉलिसी अपनाई, एक तरफ अपीजमेंट की और दूसरी तरफ ब्लैकमेलिंग की, और ये इस्टेब्लिशमेंट पिछली इस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो पिछली इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद भी दोगली पॉलिसियाँ चलाती थी, तो इसलिए वो दूसरों के दोगलेपन को भी बर्दाश्त करती थी। लेकिन मौजूदा अगर आप देखें तो आर्मी चीफ हो, DGISI हो, DGC हो, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फौजी हैं, और वो काकुल एकेडमी के साथ साथ वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान एकेडमियों से भी तरबियत याफ्ता हैं, तो वो सीधी सादी बात समझते हैं। तो एक तो मेरे ख़्याल में पीपल्स पार्टी ने ये जो दोहरी पॉलिसी चलाई उसका मनफी नतीजा निकला, और दूसरी मेरी मालूमात ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि कराची में जो सिस्टम है पीपल्स पार्टी का, उस सिस्टम के होते हुए मईशत नहीं संभल सकती, तो उस सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की गई और पीपल्स पार्टी ने उसकी रेजिस्टेंस की। इसी तरह बलूचिस्तान में उनको रसाई दे दी गई, लेकिन अभी बलूचिस्तान सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी ने कब्ज़ा नहीं किया था, लेकिन उस सिस्टम के जो आलाकार और पुर्जे हैं वो जरदारी साहब ने एडवांस में बलूचिस्तान भिजवा दिए, जिसकी वजह से मामलात कुछ ऐसा भी नहीं है कि PTI की तरह ख़राब हो गए हैं, लेकिन उतने भी खुशगवार नहीं है जितने मुस्लिम लीग नून के साथ। सर ये कराची में सिस्टम क्या था पीपल्स पार्टी का, थोड़ा इसको इलेबोरेट करेंगे मुख्तसरन? अगर आप कराची में बैठ के प्रोग्राम करती हैं और आप मुझसे पूछती हैं कि सिस्टम क्या है। सर आपकी निगाह बड़ी कड़ी होती है ना, अंदर की बातें आपको पता होती है, इसलिए। कराची में सियासत करने वाला, सहाफत करने वाला, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहने वाला हर बंदा जानता है कि सिस्टम क्या है। सिस्टम ब्यूरोक्रेसी का और सियासी रहनुमाओं का एक मुनज़्ज़म जाल है जिसके ज़रिए करप्शन के पैसे इकट्ठे किए जाते हैं।
इससे ज़्यादा अगर आपको वजाहत चाहिए हो तो वो भी मैं कर देता हूँ। अच्छा, चले हम सुहेल वड़ैच साहब के पास लेके जाते हैं सवाल, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग आपने तज्जिया किया है कि अपीजमेंट की एक तरफ पॉलिसी, एक तरफ थोड़े नाखून भी दिखा देते थे, लेकिन नून लीग भी ऐसे ही करती थी, गुड कॉप बैड कॉप। सुहेल वड़ैच साहब ने अपना तज्जिया से शुरू किया, पीपल्स पार्टी के साथ कहाँ गड़बड़ हुई या कहाँ मामलात ख़राब हुए आपके तज्जिए के मुताबिक सुहेल साहब? नहीं, देखें, आप ये देखें ना कि पीपल्स पार्टी को क्यों वजारत उज़्मा मिलती। देखिए, इस वक्त जो प्रॉब्लम है, मुक्तदरा का को पता है कि असल जो लड़ाई है वो पंजाब में होनी है, और पंजाब में जो पीटीआई का मुकाबला कर सकता है वो नून है, वो पीपल्स पार्टी नहीं मुकाबला कर सकती। तो इसलिए नून जो है वो सूट करती थी कि नून के साथ जो है वो नून को लाया जाए और नून को ये मौका दिया जाए कि वो पीटीआई का मुकाबला करे। पीपल्स पार्टी चूंकि सिंध तक महदूद थी, तो इसलिए प्रायोरिटी जो है वो नून को मिली। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि लड़ाई कोई नहीं, लेकिन प्रायोरिटी नून को इस वजह से मिल रही है? मेरा अब भी ख्याल है, मेरा अब भी ये ख्याल है कि जो अल्टीमेटली जब इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद ये दोनों फिर इकट्ठे बैठ जाएंगे। ये जो भी लड़ाई नजर आ रही है ये सिर्फ इलेक्शन तक है, इलेक्शन के बाद ये फिर इकट्ठे बैठ जाएंगे। और अगर पीपल्स पार्टी सिंध की सीटें ले गई अच्छी, अंदरूनी सिंध की और कुछ कराची से भी ले गई, तो फिर तो डेफिनेटली कोलिशन बन जाएगी। लेकिन अगर दवाई ज्यादा डल गई और जो नून है उसके पास इतनी मेजॉरिटी आ गई, तो वो फिर जाहिर, फिर वो खुद अपनी हुकूमत बनाएंगे, फिर वो किसी को शरीक नहीं करेंगे। दवाई ज्यादा डल गई जी। अच्छा, इरशाद भट्टी साहब, इसी सवाल के ऊपर आपका क्या तज्जिया है? किस सवाल पर मैडम? सर, पीपल्स पार्टी तो तज्जिया दे चुके हैं। पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट में लड़ाई है कि नहीं है? नहीं मैडम शेख, जरदारी साहब के होते हुए लड़ाई वो आपने ईंट से ईंट अच्छा। जो थी बजाई, उसके बाद फ्लाइट दुबई की तरफ उड़ाई और फिर जब वापस आई तो सारे मामलात सुलझाई, तो अब फिर से लड़ाई। भट्टी साहब ने बैठे बैठे नज़म बनाई, क्या बात है। इसी बात पे एक ब्रेक ले लेते हैं हमारे तज्जियाकारों की। आपने राय सुनी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कल शहजाद इकबाल साहब के शो नया पाकिस्तान में जुल्फी बुखारी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के न सिर्फ रहनुमा हैं बल्कि इमरान खान के बड़े करीबी साथी भी समझे जाते हैं, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात हो रही थी, रिफ्लेक्ट भी कर रहे थे, जिस दौरान कुछ गलतियों की और कहाँ पर सिस्टम में किस तरह से इमरान खान साहब का थॉट प्रोसेस या फिर उनको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी उससे मुतालिक कुछ बातचीत चल रही थी। तो उन्होंने जनरल फैज़ का जिक्र किया। जुल्फी बुखारी साहब ने कहा कि बतौर सियासी जमात हमने या किसी भी सियासी जमात की एक गलती होती है कि वो किसी ओहदे पर बैठी शख्सियत को, किसी फ़र्द वाहिद को सपोर्ट करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने मिसाल दी जनरल फैज़ की। उन्होंने कहा कि एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जैसे जनरल फैज़ वो भी आर्मी चीफ बनना चाहते थे। ज़ाहिरी बात है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन, मालूमात या जो भी चीज़ें करेंगे वो सारी इन्फ्लुएंस्ड होंगी उनके ज़ाती मफाद से। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वज़ीर आज़म ऑफिस को ऑफिशियल ताल्लुकात की बुनियाद पर ही देखना चाहिए, ज़ाती शख्सियत को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। फिर शहजाद ने उनसे सवाल भी किया कि नवंबर में होने वाली जो लॉन्ग मार्च थी, क्या उसको जनरल फैज़ की आर्मी चीफ बनने की ख्वाहिश की वजह से किया गया या उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे। जुल्फी बुखारी ने इनकार तो किया, लेकिन जो उनकी पूरी की पूरी टोन थी वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर पिन पॉइंट कर रही थी, और ऐसा लग रहा था या ऐसा तासुर जा रहा था कि शायद जनरल फैज़ के जो इन्फॉर्मेशन थी, जो वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को चीज़ें बताते थे, उसने कहीं ना कहीं और पार्टी ने कहीं ना कहीं उस लाइन या उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर फैसले किए। तो सवाल अपने तज्जियाकारों के सामने हमने ये रखा है कि क्या जुल्फी बुखारी की जो बातें हैं वो चार्जशीट हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़? सलीम साफ़ी साहब, आपकी राय जानना चाहूँगी, और ये भी बताइएगा कि क्या ये मुतासिर कर सकती हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ को? देखिए, एक तो एहसान फरामोशी के इंतहा देख लीजिए। इस वक्त हम कुछ लोग ज़्यादा रोना रो रहे हैं कि जी पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो रही है या नून लीग को कुछ सपोर्ट मिल रहा है। तो पीटीआई पे जो मेहरबानियाँ शुरू हुई थी, जनरल फैज़ साहब जो कर रहे थे और जनरल बाजवा साहब जो कर रहे थे, उससे इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद
ये जुल्फ़ी बुखारी हुए थे। और आपको याद होगा कि पिछले इलेक्शन से पहले जब इमरान खान साहब सऊदी अरब जा रहे थे तो जुल्फ़ी बुखारी साहब ECL पे थे और इसी जनरल फैज़ ने कानून को बालाए ताक रख के अपने असर रसूख को इस्तेमाल करके जुल्फ़ी बुखारी को उनके साथ एक प्राइवेट जहाज़ में जो जहांगीर तरीन साहब का था उसमें जाने दिया। दूसरा, मैं आज 2 वाक़यात पहली मरतबा सुनाना चाहता हूँ। एक, जब इलेक्शन हुए और इमरान खान को जनरल फैज़ साहब ने वज़ीर आज़म बना दिया और जनरल बाजवा ने बना दिया, तो उनसे किसी सिलसिले में मेरी मुलाकात हुई तो मैंने अपनी किताब और तब्दीली लाई गई वो उनको पेश कर दी तोहफ़तन। उसकी तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है। तो फैज़ साहब ने मुझे कहा कि सलीम, तुम इमरान खान का क्यों पीछा नहीं छोड़ते? तो मैंने उनसे कहा कि सर, आप कुछ हद से ज़्यादा मेहरबानियाँ कर रहे हैं उन पे, उनके लिए अपने इदारे के और मुल्क के उसको भी दाव पे लगाया है, लेकिन इस बंदे का रिकॉर्ड ये है कि ये अपने मोहसिनों को माफ़ नहीं करता। और मैंने कहा कि ये जो है ना तो आपको कुछ भी कर लेगा लेकिन आपको आर्मी चीफ नहीं बनाएगा, ये वो ज़िंदा है, सुन रहे होंगे। और दूसरा, मैंने उनसे कहा अच्छा, कि जितना इन पे ज़्यादा एहसान करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ख़तरनाक होगा। दूसरा, जहांगीर तरीन साहब भी ज़िंदा है, अल्लाह उनको ज़िंदा रखे। वो कोशिश कर रहे थे आखिर वक्त में कि मुझे और इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म थे उनसे मिलवाएं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो 3 बंदों का इंतज़ार है कि उनकी बारी कब आएगी। तो उन्होंने कहा किन 3 बंदों की? मैंने कहा एक आप, एक जनरल बाजवा, एक जनरल फैज़। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे तो खान साहब बड़े मेहरबान हैं मेरे साथ, मैं आज भी मिला हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप तीनों ने इमरान खान के लिए जो कुछ किया है तो उसके बाद इमरान खान साहब और उनके करीबी साथियों की सरिश्त ये है कि वो दुश्मनों को तो माफ़ करते हैं लेकिन दोस्तों को नहीं करते। और उसके कोई 2 महीने भी नहीं गुजरे थे कि जहांगीर तरीन उसी घर में मुझे वो खुफिया कैमरे दिखा रहे थे जो इमरान खान साहब ने उनकी और उनकी वाइफ की मॉनिटरिंग के लिए उनके और उनके घर के करीब लगाए हुए थे। तो जहांगीर तरीन साहब की बारी आई, फिर जनरल बाजवा की बारी आई, हुकूमत की तब्दीली की। अब एक जनरल फैज़ बचे हुए थे तो ये अब उनकी बारी शुरू हुई है। और क्योंकि ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो अब हमेशा जिन्होंने उन पे एहसान किया होता है उन्हीं को कुर्बानी का बकरा बनाते रहते हैं। आपको लग रहा है कि ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आशीर्वाद से और उनके कहे के मुताबिक सारी की सारी जो ब्लेम है वो शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है जनरल फैज़ पे? देखिए, एक तो ये कि खैर चूँकि उन्होंने भी गड़बड़ बहुत किया है और जिन लोगों ने गड़बड़ किया हो वो लोग कभी भी डटे नहीं रह सकते। जुल्फ़ी बुखारी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जुल्फ़ी बुखारी साहब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के करीब तरीन लोगों में से थे, बाएतमाद लोगों में से थे। और जहांगीर तरीन जैसे मजबूत आदमी को भी आज़म खान और जुल्फ़ी बुखारी ने बुशरा बीबी से निकलवा दिया था। तो इमरान खान के अगर कोई राइट हैंड थे, कोई ज़्यादा राजदान थे, वो जो रह गए हैं उनके साथ, उसमें जुल्फ़ी बुखारी है। तो या तो उनकी ब्लेसिंग से हुआ है या फिर ये है कि जुल्फ़ी बुखारी भी अब अपने कायद की रिवायत को ज़िंदा करते हुए उनसे बेवफाई के लिए पर तोल रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और मुझे बताइए, आपने बहुत बड़ी बात की अभी जहांगीर तरीन वाली, ये वाज़ेह कीजिएगा ज़रा, क्या मतलब जहांगीर तरीन और उनकी अहलिया की मॉनिटरिंग के लिए कैमरास लगवाए थे, कहाँ पर, क्या? ये जब जहांगीर तरीन साहब के मामलात ख़राब होने लगे और उधर ये इत्तला मिली थी कि जी जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब की अहलिया के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, तो एक आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो उनके ख़िलाफ़ हुए थे, और दूसरा ये असद उमर और वो जो दूसरे कराची के थे जैदी और ये लोग तो जहांगीर तरीन के मुखालिफ थे, लेकिन ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। तो उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी को भी अपने साथ मिला लिया। अच्छा। तो आज़म खान और असद उमर और उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी को इस्तेमाल किया, और उधर खातून अव्वल को ये बताया गया था कि जहांगीर तरीन तुम्हारे ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। तो एक तो जहांगीर तरीन और उनकी अहलिया के टेलीफोन टैप किए जा रहे थे, और दूसरा मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, जहांगीर तरीन साहब ने दिखाए थे
तो जहांगीर तरीन साहब के साथ इर्द गिर्द जो घर थे उन सब में खुफिया कैमरे लगाए गए थे इस मॉनिटरिंग के लिए कि कौन उनसे मिलने के लिए आ रहा है और किन के साथ उनके राब्ते होते हैं। तो उस वक्त जहांगीर तरीन साहब ने मामला उठाया क्या, या कहा कि इस तरह से मेरे घर के साथ क्यों कैमरास लगवाए गए हैं, या किसकी माँ पर लगाए? यही तो उन्होंने शिकायत की खान साहब से की थी। और उसके जवाब में उन्होंने उनको ये कहा गया कि आप खातून अव्वल के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, और उसके बाद उनकी छुट्टी करा दी गई। और फिर जहांगीर तरीन साहब ने मुझे कहा कि यार आप तो कह रहे थे, मैं नहीं मान रहा था, लेकिन वो तो उससे भी 2 कदम आगे निकले और देखे मेरी औलाद को भी नहीं छोड़ा, उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात बना दिए। ये बहुत अजीबो गरीब तशवीशनाक, और ये पहली बात नहीं है इस तरह के कैमरास की बात निकली। हम गाहे गाहे मुखालिफिन से तो सुनते रहे, बट ये जो आप आज बात बता रहे हैं वेरी डिस्टर्बिंग। आई थिंक इसकी भी अब क्या तहकीकात हों क्या नहीं हों, आई थिंक तारीख बड़ी बड़ी डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ कैमरे पे नहीं बताई जा सकती, मुसीबत ये। अरे ना करें सर, ये तो हम इरशाद भट्टी साहब, कमिंग बैक टू द सवाल, ये बताइएगा ये जो जुल्फी बुखारी साहब आज बयान दे रहे हैं, अपनी तरीके से तज्जिया किया सलीम साफ़ी साहब ने अपनी मालूमात के मुताबिक, आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है, इसका मकसद क्या है? मैडम शेख फिर वहीं से शुरू करूँगा कि जुल्फी बुखारी साहब चार्जशीट बकौल आपके, हालांकि ये ओपन सच है, जो कुछ उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं और कुछ चीज़ों में वो शामिल थे, लेकिन जुल्फी बुखारी साहब बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से और कुछ उनकी झोली में चीज़ें डाल रहे हैं। जुल्फी बुखारी हल्का फुल्का अगर लफ्ज़ों में कहे बामुकाबला इमरान खान, जुल्फी बुखारी जुल्फी आला हज़रत जुल्फी बुखारी बामुकाबला इमरान खान, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। क्या साहब थे ये, कोई पता था? एलिगेंट तो नहीं ना सर, अगर साथ रहने के बाद आप कह रहे बमुकाबला हो गए तो एलिगेंस तो ना हुई इसमें। आप मेरे महबूब कायद तैयब रिदवान के मुल्क से आई हैं, कोई पता था जुल्फी बुखारी साहब कौन है? कितने बड़े सियासतदान थे जी, कितने बड़े ये मुदब्बर थे, आलमी रहनुमा थे, कितने बड़े इनका तजर्बा था, कितनी इन्होंने तरीके इंसाफ बनाने में मदद फरमाई थी, और कितनी तरीके इंसाफ के ये बानी अरकान में शामिल थे। मैडम शेख ये मेज़बान थे इमरान खान साहब के लंदन में, और मेज़बानी किया करते थे वहीं से जो हुआ, और फिर इमरान खान साहब जब आए और उसके बाद ये करीब हुए, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। ये एक ओपन सच है, कोई वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा मुल्क घूम रहा था नवंबर की तकर्री के इर्द गिर्द। इमरान जनरल फैज़ हमीद भी बनना चाहते थे आर्मी चीफ, और कौन नहीं बनना चाहेगा आर्मी चीफ जब वो लेफ्टिनेंट जनरल हो, और इमरान खान साहब भी बनाना चाहते थे उनको आर्मी चीफ, और क्यों नहीं बनाना चाहेंगे जब उनकी आंखें, कान, हाथ जनरल फैज़ हमीद हों और उनके लिए सब कुछ कर रहे हों, तो वो क्यों नहीं बनाना चाहेंगे। और तरीके इंसाफ के लोग कहते थे हमें झुक झुक के प्रोग्रामों के वक्फे में कि आपका भाई 2028 तक का वज़ीर है, तो 2028 तक का वज़ीर जब हम इर्द गिर्द जाते थे तो पता चलता था कि जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनेंगे और 2028 तक हुकूमत रहेगी, वल्लाह आलम बिस्सवाब। अच्छा, और जुल्फी बुखारी एंड कंपनी उन्हें बनाना चाहती थी, उस वक़्त 1 पेज पे थे। इमरान खान साहब के बनी गाला ग्रुप के सुरखेल आज़म खान साहब और जुल्फी बुखारी साहब, शहजाद अकबर साहब और बड़े साहिबान, और सब कुछ जुल्फी बुखारी साहब उस वक़्त कर रहे थे या मुबैना तौर पर कर रहे थे। तो और सारा जो झगड़ा मैं कह रहा हूँ, पीडीएम ने बाद में, क्या आप समझती हैं कि पीडीएम को हमारे मुल्क को कौम की मफाद के लिए आई थी? वो भी नवंबर की तकर्री का इशू था, क्योंकि इनको पता चल गया था कि अगर जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ बन जाते हैं तो हम हमारे जो आखिरी उम्रों के हिस्से में पहुंचे हुए हमारे सुपर लाडले शरीफ बरादरान और जरदारी साहब, ये तो फारिग हो जाते अगर 5 साल और इमरान खान हुकूमत में रहते, और अगर 5 साल और इमरान खान हुकूमत में रहते, ये फारिग हो जाते, रिफ्लेक्सेस जो अभी भी स्लो हैं बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते, तो गद्दियाँ अगले अपने औलादों को कैसे शिफ्ट करते। तो लिहाजा हर एक की सर्वाइवल का मसला था, और नवंबर तक कर रही थी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो उस्मान बुज़दार की दरार तक, जो पहली इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के दरमियान पहली दरार पड़ी उस्मान बुज़दार, और उसके बाद जो जंग हुई। सर अभी क्या हुआ है? अभी आपने दिलचस्प टर्म इस्तेमाल की, इमरान खान बमुकाबला जुल्फी बुखारी, अभी क्या है? सिर्फ दो जुमले। जी क्या कह रही हैं? बढ़िया, आपने दिलचस्प जुमला इस्तेमाल किया ना, इमरान खान बमुकाबला जुल्फी बुखारी।
ये बताएं अभी क्या हुआ है? जुल्फी बुखारी साहब ये जो बात कर रहे हैं, ये जाने में अनजाने में हो क्या रहा है? अच्छा, वो उसी पे आता हूँ। DGISI की तकर्री पर पहला झगड़ा हुआ मैडम शेख, आपको पता है? जी जी, हमने डिस्कस भी किया था भट्टी साहब। और ये जो जी DGISI पे पहला इस तकर्री पर झगड़ा हुआ और जनरल फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे पे रखना चाहते थे। क्यों रखना चाहते थे? और जनरल नवीद अंजुम साहब को क्यों नहीं चार्ज लेना चाहते थे? और जनरल आसिम मुनीर को क्यों 6 महीने बाद चेंज कर दिया गया? ये सारी उसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं जो इमरान खान साहब कर रहे थे। और उस वक्त मुबैना तौर पर शामिल थे जुल्फी बुखारी साहब और ये किचन कैबिनेट उनमें, अकेले वो नहीं थे। पहली बात, अब ये बात-ए-मादी नहीं थी, एजेंडा था। ये कोई कह रहे हैं ना कोई बात-ए-मादी थी आर्मी चीफ और इसके दरमियान वजीर आजम के दौरान, कोई बात-ए-मादी नहीं थी। अपनी अपनी गेम थी, अपना अपना खेल था। एक PDM खेल रही थी, एक इमरान खान साहब खेल रहे थे, एक वो इस बचना चाहते थे, ये लाना चाहते थे, लिहाजा कोई बात-ए-मादी नहीं थी, ओपन था। जुल्फी बुखारी साहब क्यों कह रहे हैं? जुल्फी बुखारी साहब बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पे कह रहे हैं। अब उन पे भी केसेस हैं, उनका सुना जा रहा था कि रेड इंटरपोल में कोई रेड वारंट वगैरह भी कोई जारी होना है। बहुत सारी वो चीज़ों के चश्मदीद गवाह भी हैं, 1-2 ऑडियोज़ में भी उनकी आ चुकी हैं, बहुत सारी हवालों से भी वो इधर हैं। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट है भट्टी साहब, 1 मिनट माजरत के साथ, वो ये कि वो इतने बाएतमाद थे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ राब्ते के लिए जो उनके दामाद थे कृष्णर, उनके साथ इमरान खान साहब ने जुल्फी बुखारी को डायरेक्ट किया था। और आपको याद होगा कि खान साहब वापस आ गए और जुल्फी बुखारी साहब उधर रह गए। अगले दिन उनकी मियाँ बीवी के साथ तस्वीरें आई और इनका उनके साथ व्हाट्सएप पर रब्ता होता था। असल चीज़ इस मुल्क के लिए वो इम्पॉर्टेंट है कि जुल्फी बुखारी वो बताएं कि वो इमरान खान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उनके दामाद के साथ क्या गुफ्त शनीद करते थे। और मैडम शेख, बनी गाला से व्हाइट हाउस तक जुल्फी बुखारी साहब इमरान खान के साथ थे। और जो होटल है हमारा अमेरिका में, जी जो वो हमारा रोजवेल्ट के जो होटल है PIA वाला, जी रोजवेल्ट, जी तो बेहतर है। तो वो होटल जो था वो भी एक सुना डील के करीब पहुंच गया था और उसमें भी मुबैना तौर पर जुल्फी बुखारी साहब और ट्रंप साहब के दामाद और कोई बिजनेस डील और बाकी सारा। तो जुल्फी बुखारी साहब ये 2-4 रगड़ाई पुरानी बातें करके ना कोई ये चार्जशीट है, ये सारा आगे बढ़ गया है। हाँ, जो कुछ उनके हवाले से है वो आकर फेस करें और अपना जो कुछ उनके वो कर गए हैं या करना चाहते, बहुत सारी बातें लेकिन टाइम नहीं है। अच्छा, तो वो उनको फेस करना चाहिए, वो आकर बताएं कि वो क्या करते रहे। सर मायूब इसलिए, और मैं सुहेल वड़ायत साहब के पास ये सवाल लेके जाऊंगी, मायूब इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शायद पहली दफा किसी ने जनरल फैज हमीद का इस तरह से खुलकर नाम लिया है, वरना इधर उधर तो जाते थे कभी इस तरह। बहुत दफा पहले भी ले चुके हैं, बहुत दफा पहले भी ले चुके हैं। हाँ, बहुत दफा पहले भी ले चुके हैं। ओके, सुहेल वड़ायत साहब, आप इसका किस तरह से तज्जिया करते हैं? क्या मकसद आपको इसका लगता है, जाने में या अनजाने में आपके लगता है कि ये PTI चेयरमैन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं सब कुछ? देखिए, पहली तो बात यह है कि जितनी बातें जुल्फी साहब के बारे में की गई, इरशाद भट्टी साहब की और साफी साहब की, ये बिल्कुल दुरुस्त है। बनी गाला के वो बहुत करीब थे। जो तरीन साहब के खिलाफ जो एक्शन हुआ, बाकी ओन चौधरी, बाकी जो भी विक्टिम बनते रहे, उस सब में ये शरीक थे। टेप्स भी आ चुकी हैं। लेकिन जो इस वक्त उन्होंने बात की है वो बात बिल्कुल दुरुस्त की है। मतलब उनसे जाती इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन ये तो वो सही कह रहे हैं ना कि किसी शख्स के साथ इतनी कुर्बत वजीर आजम की नहीं होनी चाहिए कि वो फौज के अंदर जो है उसकी वजह से इख्तलाफात पैदा हों। चुनांचे यही हुआ कि जनरल फैज की वजह से जो थी ये इनकी लड़ाई जो थी वो ओवरऑल जो आर्मी का अदारा है उससे हो गई। तो ये इस हद तक तो उनकी बात जो है वो दुरुस्त है। और मैं भी समझता हूँ कि इस हद तक इमरान खान की ये गलती थी और इमरान खान की सारी टीम की ये गलती थी कि उनका झुकाव एक तरफ हो गया। और जब फैसला हुआ आर्मी चीफ का, तो जाहिर है जनरल फैज का नहीं हुआ, तो फिर ये उसके नताइज तो फिर यही होने थे। तो ये गलती कभी भी जब भी कोई वजीर आजम ये करता है या कोई सियासी पार्टी करती है,
तो उसको फिर नताइज भुगतना पड़ते हैं। आप ये देखें ना, अगर आप पुरानी तारीख में आप देखें कि मसलन हमारे यहाँ एक जमाने में जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में आए तो वो बहुत सख्त थे जनरल गुलाम उमर के खिलाफ, क्योंकि वो समझते थे कि जनरल उमर जो थे ये असद उमर के और जो गवर्नर साहब हैं साबिक उनके वालिद, वो समझते थे कि मेरे खिलाफ ये साजिशें करते थे, याहिया खान के कान भरते थे। और फिर आप याद है जनरल हमीद गुल रहे, जनरल हमीद गुल के खिलाफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो बहुत सख्त खिलाफ थी इन पर्सन, क्योंकि वो समझते थे कि वो उनके खिलाफ जो फौज के अंदर ग्रुप है उसको लीड करते हैं। तो जब इस तरह का कोई बंदा जिसका नाम आ जाए, जो आइडेंटिफाई हो जाए फौज के अंदर, उसके साथ जब पॉलिटिकल एलिमेंट्स अलाय करते हैं तो फिर उसके नताइज अच्छे नहीं निकलते। भट्टी साहब, आपने अभी कहा है चार्जशीट नहीं है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ, लेकिन सोहेल साहब की बात में बड़ी बुनियादी लेकिन बहुत वजन है। मैडम शेख, चार्जशीट मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये नहीं है, उसकी वजह ये है कि मैं शुरू में ही कह चुका हूँ कि पूरा जो झगड़ा था, पूरा जो पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की जंग थी, वो एट द एंड ऑफ द डे नवंबर तकर्री पर आ गई। और दूसरी बात ये है कि ये ओपन एंड शट सारा कुछ था। हम टीवी चैनल्स में भी वक्तन फवक्तन होता था, बहुत सारी बातें होती थी जो उस वक्त DGISI, पहले DGC, फिर DGISI और फिर वो गए, फिर दोबारा आए। तो इसलिए ये सारी बातें पहले से ही पता थी लोगों को, सारे अपने अपने अंदाज में ये बता चुके हैं। सर, लेकिन जो पहले से पता बात कर रहे हैं कि ज़ाती ताल्लुक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ज़ाती ताल्लुक हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि उस पर बाकी सारे ताल्लुक या बाकी सारे प्रोसीजर्स या बाकी सारे रूल्स ख़त्म हो जाएं। और फिर सर नहीं, देखिए इम्पोर्टेंट इसमें बात ये है कि जब आप खुद ये मान रहे हैं कि जो सब कुछ होता आया, जो हमने होते हुए देखा, इमरान खान ने जो जो कदम उठाए सियासी तौर पर, वो आर्मी चीफ लगाने के लिए थे, वो फैसिलिटेट करने के लिए थे किसी को, तो वजारत उज़्मा पर होते हुए अगर उन्होंने सब कुछ किया और फिर अब पता था या नहीं पता था वो एक अलग बात, अभी खुलकर सामने आ रही तो हुई ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर चार्जशीट, क्यों नहीं हुई? मैडम शेख, ये अब चार्जशीट तो तब होती ना कि इसके बाद इमरान खान साहब जितने भी उन्होंने एफर्ट्स की वो अब उससे आगे बात आ गई, ऐवान सदर तक आ गई, धरने तक आ गई, खुफिया मुलाकातों तक आ गई, वो तो सारी बातें वो हो गई। चार्जशीट इसलिए भी मैं इसको नहीं मानता कि मुबैना तौर पर जुल्फी बुखारी साहब हर मीटिंग में हर जगह शरीक थे और मुबैना तौर पर वो उस ग्रुप का हिस्सा थे जो इमरान खान साहब के साथ था और कह रहा था कि आप ठीक। आजम खान अगर गवाही दें साइफर केस में तो वो चार्जशीटर उसको आप मानते, लेकिन जुल्फी बुखारी जो साथ थे और वो गवाही दें तो उसको नहीं मानते। ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ लग रहा है, आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे। जल्दी से मुझे एक चीज़ बता दे, जल्दी से मुझे एक चीज़ बता दे, ये बड़ी मुलाकातें सुन रहे हैं अडयाला जेल में हो रही हैं, भट्टी साहब क्या चल रहा है? नहीं मैडम शेख, एक जुमला सिर्फ कि आजम खान साहब का मैंने कहा था कि वो बहुत संगीन गवाही है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मरकजी मुल्ज़मान में वो भी शामिल हैं, उनको इस तरह नहीं छोड़ देना चाहिए वादा माफ गवाही के। मुलाकातें भट्टी साहब, अडयाला जेल की मुलाकातें मैडम शेख मुझसे पूछ रही हैं कि अडयाला जेल की मुलाकातें, और ये मंजर वही है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। जब तक आप बताएंगे नहीं इसमें कोई नहीं वाओ। भट्टी साहब अल्लाह हाफिज, अब घर जाओ, इजाजत दीजिएगा आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।